कि क्या सीए पर जो विरोध हो रहा है वो विरोध राजनीतिक है वोट बैंक के लिए। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों अगर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर जो नेताओं की तस्वीरें आप देखेंगे, ये जो नेता इस वक्त जो है, ये नेता इस वक्त जो अपने टेलीविजन स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे, ये नेता जो झूठ फैला रहे हैं, भले वो नेता आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हो, भले वो ममता बनर्जी हो, भले वो असदुद्दीन ओवैसी हो, भले वो एमके स्टालिन हो, भले वो जयराम रमेश हो, भले वो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हो, या भले वो महबूबा मुफ्ती हो, सब सीए का विरोध कर रहे हैं कि भाई ये भारत के सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। अब इन सब में कॉमन बात दोस्तों क्या है कि ये सब जवाहरलाल नेहरू पर विश्वास रखते हैं। तो मैंने आपके सामने 8 अप्रैल 1950 का नेहरू लियाकत पैक्ट दोस्तों, इसकी ओरिजिनल कॉपी मेरे सामने आ चुकी है। इसके क्लॉज ए पे क्या लिखा है? इसके क्लॉज ए पे यह लिखा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की यह जिम्मेदारी है कि वहां की माइनॉरिटीज को कंप्लीटली सिटीजनशिप का इक्वल अधिकार दिया जाए, धर्म के रिस्पेक्ट में उनसे भेदभाव ना हो। इसके क्लॉज ए के पैरा बी में क्या लिखा है कि दोनों सरकारों का यह दायित्व है कि वहां की जो माइनॉरिटीज हैं वो माइनॉरिटीज से खिलाफ स्टेट भेदभाव ना करे। अब अगर दोस्तों पाकिस्तान इस बात को मान रहा होता तो पाकिस्तान में गैर मुसलमान आबादी 20% से ज्यादा जो आजादी के वक्त थी वो आज घट के 2% भी क्यों नहीं रही है दोस्तों। मतलब नेहरू लियाकत पैक्ट के जज्बात में और जस समय में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 1947 में क्या कहा था? कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने 1947 में यह कहा था कि यह दायित्व है भारत का, और इस कांग्रेस वर्किंग कमेटी का ओरिजिनल ड्राफ्ट भी मेरे पास में है कि भारत का दायित्व है कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान के अंदर गए शरणार्थियों का वो ख्याल रखा जाए। तो सवाल यह है कि ये नेता विरोध क्यों कर रहे हैं? और मैं अचंभित हूं कि विरोध जो है वो नया है, क्योंकि 8 अप्रैल 2005 को मेरे पास ममता बनर्जी जी की स्पीच भी है। इस स्पीच में ममता बनर्जी जी पार्लियामेंट के अंदर 4 अगस्त 2005 को कहती है, बंगाल में घुसपैठियों का एक बहुत बड़ा संकट आ चुका है। मेरे यहां बांग्लादेशी और हिंदुस्तानी दोनों वोटर हैं। कब संसद इस पे चर्चा करेगी? ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, 4 अगस्त 2005 को ममता बनर्जी जी ये कह रही है। तो सवाल ये उठ रहा है दोस्तों कि आज वो सब नेता जो सीए का विरोध कर रहे हैं, पूर्व के अंदर भले वो कांग्रेस हो गई या टीएमसी हो गई, इन सब ने सीए के पक्ष में क्या तो अपना एक डॉक्यूमेंट पास किया है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कोई रेजोल्यूशन पास किया है, या इनने घुसपैठियों पे चर्चा जो है वो करने को सदन को कहा है। तो जब ना किसी की नागरिकता जा रही है, जब ना किसी की सिटीजनशिप जारी है, जब हिंदुस्तान के नागरिकों पे लागू ही नहीं हो रहा, तो सवाल मैं नहीं, मेरे साथ 140 करोड़ देशवासी पूछ रहे हैं कि क्या 2024 चुनाव के पहले सीए पर विरोध सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए है दोस्तों? ये सवाल आज मैं नहीं, हम सब पूछ रहे हैं। और इसीलिए इस वक्त देखिए सीए के वोट बैंक वाली राजनीति को पर्दाफाश करने वाली ताल ठोके की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये पूरा का पूरा खेल वोट बैंक बनाने की गंदी राजनीति है। इन तीनों देशों से 1.5-2 करोड़ लोगों को अगर भारत ले आया गया तो वहाँ बीजेपी का एक पक्का वोट बैंक तैयार हो जाएगा, बीजेपी के वोट बढ़ जाएंगे। आने वाले भविष्य के चुनाव में बीजेपी को इससे बहुत बड़ा चुनावी फायदा मिल सकता है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि CAA एक्ट को सिर्फ आप CAA से मत देखिए, इसको आपको NPR से और NRC से जोड़कर देखना पड़ेगा। और जब वो होगा तो जाहिर है उसमें सबसे ज्यादा निशाना बनेंगे मुसलमान, दलित, आदिवासी और गरीब लोग। पूरे देश की मांग है कि सीए को वापस लिया जाए।
हम किसी हालत में अपने बच्चों की नौकरियां, अपने बच्चों के रोजगार दूसरे देश के लोगों को किसी हालत में नहीं देंगे। बिना मतलब का प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है? सीएए के नाम पर सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वालों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, कृपया करके झूठ का व्यापार करना बंद करें। I am not satisfied. There is no clarity, and it is dangerous because it is draconian, because it is related to NRC, political gimmick, nothing else. That's why we are not supporting CAG or NRC. We don't want any detention camp. बहुत कोशिश की जा रही है किसी तरह से हिंदू मुस्लिम फसादात हो, लोग सड़कों पे आए। वो सड़कों पे नहीं आ रहे हैं जिस तरह से ये चाहते थे कि वो आए और फसादात हो जाएं। तो अब इन्होंने आखिरी तीर जो इनके कमान में था उसको इन्होंने चलाया है।